शहजादे। ताबिश के कुछ समझने से पहले ही कोई शायद इस बच्चे को पुकारते हुए इसके करीब आया था। बच्चे ने इसकी टांगों पर अपने छोटे छोटे हाथों की गिरफ्त सख्त की। शहजादे, बुरी बात, मम्मा आ जाएंगी कुछ देर में। वो जो कोई भी था खासा वजीर शख्स था जो बिला तकल्लुफ इस बच्चे के आगे घुटनों के बल बैठकर मना रहा था। शहजादे, बाबा पास आए, मम्मा भी आ जाएंगी। इस शख्स ने हाथ पकड़कर बच्चे का हाथ थामना चाहा तो बच्चा खफगी से हाथ खींच गया। आई एम सॉरी मिस्टर, दरअसल ये खफा हो गए हैं तो। नीचे बैठे शख्स को शायद अचानक ही इसका ख्याल आया था, तभी शाइस्ता अंदाज में माजरत करना चाहा, लेकिन ताबिश दरमियान में ही इसे टोक गया। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप ये बताएं, शहजादी के शहाना मिजाज को अपसेट करने की गुस्ताखी किस ना चीज़ ने कर दी? ताबिश इतने से बच्चे के एटीट्यूड पर हैरान होता दोस्ताना अंदाज में पूछ गया। हम दोनों बेटी के एक हसीन और जमील डॉक्टर के साथ आज यहाँ लंच डेट थी, और डॉक्टर्स का तो आप जानते हैं, हर इंपॉर्टेंट मौके पर इमरजेंसी केस आ जाता है। सो इनका भी आ गया। उन्होंने 2 मिनट की कॉल पर हम बाप बेटे से माजरत कर ली। यही चीज़ शहजादे साहब ने माइंड कर ली, और इनका मिजाज इस कदर अपसेट हुआ है कि इन्होंने मेरा भी कोर्ट मार्शल कर दिया है। ताबिश के दोस्ताना अंदाज में मुकाबिल ने बेबसी से अपनी दुख भरी दास्तान गोश गुजार की। ओह, फिर तो इनकी नाराजगी जायज़ है। ताबिश इनके दुख में शरीक हुआ। साथ ही छोटे से 2.5-3 साल के येलो जीन्स पर वाइट टी शर्ट, जेब तन के, सर पर उल्टा कैप, छोटी सी कलाई में घड़ी और नाक पर गुस्सा, माथे पर बल समेत नरूठेपन से सेब की तरह फूले गालों वाले बच्चे को देखा, जो खफा खफा बड़ा क्यूट लग रहा था। बाय द वे, आई एम हशाम अली एंड माई सन एंग्री लाइन, एटीट्यूड किंग सुबान अली। शहजादे, हम इनके शहाना मिजाज को ध्यान में रखते हुए कहते हैं। मानो और शहजादे सुबान जैसी ड्रेसिंग, वही ब्लू ब्रांडेड जीन्स एंड वाइट टी शर्ट में, बालों का सलीका से ऊपर की तरफ उठाकर पफ स्टाइल दिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में गॉगल्स शिफ्ट करते हुए एटीट्यूड शहजादे के डैशिंग फादर ने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ हाथ आगे बढ़ाकर अपना तारुफ दिया। आई एम ताबिश। और शहजादे सुबान का एटीट्यूड वाकई शहजादों वाला है। फिर मजलूम रियाया को इनकी गुस्ताखी की सज़ा तो मिलनी ही है। खुश दिली से शाम का हाथ बढ़ाकर थामते हुए ताबिश ने मसनूई संजीदगी से कहते हुए साइड पर लाताल्लुक से सीने पर दोनों छोटे छोटे हाथ बांधकर इर्द गिर्द गोल गोल आंखें घुमा रहे नाराज शहजादे को देखा, जो माँ का गुस्सा बाबा पर भी बराबर निकाल रहा था। हा 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 हा, सो तो है, इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। हशाम ने हल्का कहका लगाकर अपने सपूत को देखा, जो हनूस दोनों को इकट्ठे इग्नोर कर रहा था। शहजादे बात नहीं करते क्या? मसनूई तशवीश से कहते हुए ताबिश इस 1.5-2 फुट के बच्चे के आगे झुका। ताबिश के सवाल पर पहले से नाराज शहजादे की भवें तनी। बातूनी तो खैर से बहुत हैं, पूरे घर में 3 हिस्सा बात यही करते हैं, लेकिन मूड पर डिपेंड करता है, और जब ये नाराज होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, ना ध्यान, बस रिएक्ट करते हैं जैसे आपको कर रहे हैं। हशाम ने फराग दिली से शहजादे के आदातों एतवार पर रोशनी डाली। शहजादे ने खफा गोल गोल आंखें उठाकर अपने डैडी को घूरा। शायद एटीट्यूड किंग के मिजाज मिर्जा को मौजू गुफ्तगू बनना पसंद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट? ताबिश ने चुंबे से इस नौखे बच्चे के वालिद को देखा। बीडी। लठ मार मगर मासूम आवाज पर ताबिश ने खुशगवार हैरत से बच्चे को देखा, जो इसे ही घूर रहा था। शायद इसे सवाल पसंद नहीं आया था। और ये बीडी कौन है? ताबिश की दिलचस्पी बढ़ी। हशाम मुस्कुराहट दबाए इस खुश मिजाज अजनबी को अपने बेटे से फ्री होने की कोशिश करता देख रहा था। बड़ी दादो। डैड, फॉलो मी। बच्चा नाक चढ़ाकर ताबिश को जवाब चिपकाता अपने बाप को हुक्म देकर अंदर एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। ओह माय गॉड, कितने साल के हैं ये? ताबिश हकीकतन इतने से चूजे की शोला बयानी पर मुतअज्जिब था। अनकरीब 3 साल के होने वाले हैं, लेकिन उम्र पर मत जाएं, ये नई 5G जनरेशन है। चलते हैं। ताबिश की इस एहतजाब पर दिलकशी से मुस्कुराया। हा हा हा, नो डाउट। हशाम के हमरा कहका लगाते हुए ताबिश अंदर दाखिल हुआ था कि अपनी टेबल पर नजर पड़ते ही इसकी मुस्कुराहट समटी। इसने बेसाख्ता अपना कोट ठीक किया। आई थिंक शी इज वेटिंग फॉर यू। हशाम इसकी नजरों का मरकज देखकर मुस्कुराया। यस, एक्सक्यूज मी। वो तेजी से एक्सक्यूज करता दिल गुर्दा मजबूत करके शेरनी की तरफ बढ़ा। मैं बढ़ गई खुश्क हूँ, जलना है मुझको, इधर शोला इशारा चाहता है, सलीका ही नहीं मुझको सुखन करना, वो रमजू इस्तारा चाहता है। बैठे बैठे ना। इसके करीब आने पर बजाय बैठने का नायका खुद को घूरता देख ताबिश खिसियाकर हंसा।
आपको अंदाजा है आपके इस नाटक के चक्कर में मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन करके आई हूँ। मीटिंग को तो छोड़े, जिंदगी में पहली बार मैंने आज चंद मिनट पहले रैश ड्राइविंग का मतलब जाना है। इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल करके वो बैठ तो गई, लेकिन दबी दबी आवाज में झाड़ पिलाना नहीं भूली थी। चंद सेकंड पहले तक कितने वहम अजनहों की तरह से ख्यालों से लिपट कर इसे परेशान कर रहे थे। आरजू वहां क्यों गई, उसके साथ क्या हुआ होगा, फोन क्यों बंद हो गया, हजारों सवाल दिल हिला रहे थे। और यहाँ ताबिश पर नजर पड़ते ही इसका बस नहीं चल रहा था, इसका कुछ कर डाले। और आपको अंदाजा है कि आपका वियर्ड सा अजनबी बिहेवियर, नजर चुराकर बात करना, लफ्जों को उलझा कर कलाम करना मुझे किस कदर डिस्टर्ब कर रहा है। जवाबन ताबिश ने बजाय सफाई पेश करने के या मनाने की उल्टा चढ़ाई की थी। तो उसके लिए आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अनाया उसकी संजीदगी से ठीक ठाक कायफ हुई, लेकिन लहजे से जाहिर ना होने दिया। आपको भी ये सब करने की क्या जरूरत थी? सीधे लफ्जों में कह देती ताबिश ऑफिस छोड़ दें, उसी लम्हे उसी पल छोड़ देता। नजरें इसकी अरकालूद पेशानी पर टिकाए ताबिश भी दो टोक हुआ। हमेशा की खुश मिजाजी इस वक्त इसके चेहरे और लहजे से ऐसे गायब थी जैसे कभी थी ही नहीं। अनाया को इसका खुरदरा लहजा शिद्दत से महसूस हुआ। इसने दुख से हल्के डोरों से मुज़य्यन आंखें उठाईं। जानता हूँ हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसे आमतौर पर होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि आपकी नज़रों में इस कदर बेमायने है कि सिरे से कोई अहमियत ही नहीं है। बीवी, मसाइल बताने से हल होते हैं, रोग बनाने लेने से नहीं। ताबिश ने इसकी नज़रों की जुबान समझ कर भी अपने लहजे में कोई लचक नहीं लाई थी। प्लीज़ ताबिश, मैंने ऐसा नहीं कहा। ताबिश की आवाज़ भीगी। पहले ही वो एक हफ्ते से डिस्टर्ब थी, अभी अभी रोकर आई थी। इस पर अचानक से ताबिश का बदला रवैया, इसका दिल भर सा आया था। टिश्यू लें, पब्लिक में फजूल तमाशा बनेगा। इस खुरदरी आवाज़ के साथ एक मर्दाना हाथ में टिश्यू समेत सामने आया था। ताबिश, उसने पानियों से भरी गजाली आंखें उठाई। ताबिश का दिल पसीज गया। बुरा लगा ना बीवी? इसे जो लेडी बॉस को इनके सख्त रवैये और लहजे का एहसास दिलाने के लिए खुद पर कड़क कोट चढ़ाया था, इसे उतारकर नरमी से मुस्कुराया। मुझे इसे कई ज्यादा बुरा लगा था आपका बदला रवैया, इसीलिए आपको यहाँ बुलवाया ताकि चेंज एटमॉस्फेयर में जरा खुल के आपकी क्लास ले सकूं। वरना ऑफिस में आप खुद बॉस होती हैं और घर में तो वैसे ही आप हर दिल अजीज हैं, कोई नहीं तो यार टपक पड़ता है। पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए पुरानी टोन में मुंह बसूर कर बोला। इसकी चालाकी से एहसास दिलाने पर वो खफ़त से भीगी पलके में साख्ता झुका गई। अपने बसूरत रवैये का एहसास शिद्दत से हुआ था उसे, लेकिन शर्मिंदगी का इजहार मुश्किल था। यार, ये बेचारी बच्ची वाली लुक आप पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही, सो जल्दी से ठीक करें और मान जाएं। देखें, मैं टी शर्ट्स एंड हुडीज पर घूमने वाला बंदा 2021 का मॉडल 1921 का मॉडल बनकर आया हूँ। कसम से जेंटलमैन वाला लुक बड़ा अजीब लग रहा है। अबर आलूद मौसम को ठीक करने के लिए वो मौजूद गुफ्तगू बदलता और उलझन भरे अंदाज में बोला। वो बार बार अपना कोट ठीक करता वाकई उलझा हुआ लग रहा था। ये आप मुझे मना रहे थे? वो बहरे हैरत में गोता सन थी। भला कोट पहन लेने का मतलब क्या था? इसकी नाराजगी से क्या ताल्लुक उसका? उफ, प्लीज लेडी बॉस, अब आप इसमें नुक्स निकालने मत बैठ जाइएगा। कसम से बड़ी मुश्किल से ये सूट बूट चढ़ाकर आपको मनाने की कोशिश की है, वरना हमारे ज़माने की लड़कियां डोले शोले देखकर ही फ्लैट हो जाती हैं। डिसेंट बंदे तो इन्हें वैसे ही जहर लगते हैं। वो हस्बे आदत बेचारगी से फटफट तकरीर झाड़ता चला गया, लेकिन ब्रेक फेल जुबान ने फिर गलत वक्त पर नहायत गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया था। शुमई किस्मत, लेडी बॉस ने झट पकड़ भी लिया था। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये हमारे ज़माने से आपका क्या मतलब था? अनाया की तेवरी चढ़ी। ताबिश गड़बड़ाया। मतलब कि यार, आपके दौर में, मेरे दौर में? वो वजाहत मुकम्मल होने से पहले ही बात अचक गई। लानत तुझ पर जलील इंसान, कभी जो तेरा खुद पर इख्तियार रहा हो। ताबिश अब सवाए खुद को कोसने के कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तीर कमाल से निकल चुका था और जोजा के तेवर बता रहे थे निशाना बहुत खराब लगा है। यार, अब नया महाज ना खोल लीजिएगा, ये सरासर आरजू का आइडिया था, इसी के कहने पर मैंने वियर्ड ड्रेसिंग की है। ताबिश ने सारा मलबा आरजू पर गिराते हुए खुद को मजलूम साबित किया, जिसमें आप लग भी वियर्ड ही रहे हैं। वो मुस्कुराहट छुपाने के लिए ग्लास लबों से लगा गई। व्हाट? ताबिश को झटका लगा। कबल इसके वो ताबिश एहतजाज बुलंद करता शहजादे दौड़ते हुए इनके टेबल के करीब आए। मम्मा, मम्मा की मीठी पुकार के साथ अपने थाई पर नरम लम्स महसूस कर अनाया हैरानी से मेन्यू रखकर दाएं जानिब मुतवज्जे हुई और एक क्यूट से बच्चे को अपनी जानिब मुतवज्जा देख इसके लबों का खुद ब खुद नरम मुस्कुराहट अहाता कर गए थे। अलबत्ता इसकी शक्ल देख वो बच्चा खासा मायूस हो गया था और हाथ भी खींचकर होंठ रोने के अंदाज में लटका लिए थे। आई एम सॉरी अगेन ताबिश। दरअसल इनकी मम्मा भी स्काफ करती हैं, तो ये। ताबिश ने फौरन सुबान को गोद में उठाकर माजरत की। इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे इनकी मम्मा कहाँ है? ताबिश के कुछ कहने से पहले ही अनाया बोल उठी।
इनकी मम्मा की आज स्पेशल डेट थी इनके साथ, जिन्होंने एंड टाइम पर धोखा दे दिया, इसलिए शहजादे अपसेट हैं। हशाम के बजाय ताबिश ने माजरा कह सुनाया। हशाम ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया, जबकि सुबान रोनी सूरत बनाकर हशाम की बाहों में मुंह छुपा गया। अब इसका मुकम्मल रोने का मूड बन गया था। ओह, अगर ये मेरे पास आना चाहे तो। अनाया ने कुछ झिझक कर हशाम को देखा। इसे इतना क्यूट बच्चा रोता हुआ बुरा लग रहा था। ये किसी अभी हशाम की बात दरमियान में ही थी कि सुबान ने चेहरा हशाम के गले से निकालकर एक हाथ अनाया की जन्नत कर दिया। ओह, थैंक्स प्रिंस। अनाया तो निहाल ही हो गई थी, लेकिन ताबिश और हशाम सख्ते में आ गए। सही कहता है अरसलान हसन, इसकी कमजोरी है हुसन। बड़ा होकर न जाने कितना मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा राज दुलारा। हशाम को आज अरसलान की बात पर यकीन करते ही बनी थी। एक तो हर चूजे को मेरी बीवी पर बड़ा प्यार आता है। ताबिश बज़ाहिर तो मुस्कुराया, लेकिन दिल की कैफियत दिल ही जानता था। सुना था गीदड़ की मौत आए तो वो शहर की तरफ भागता है। आपको किस आमद ने एमएमएस भेजा था जो आप खुद तो नहीं आए? अलबत्ता अपनी बागी जमा खुफिया शादी की चटपटी खबर हमारे जर्नलिज्म की दीवानी के साथ शेयर कर ली। कॉल बस रिसीव करने की देर थी, दूसरी जाने से धुआंधार फायरिंग शुरू हो चुकी थी। कौन? आजाद को ये अंधाधुंध फायरिंग कुछ पल्ले नहीं पड़ी थी, तभी पहचान कर भी करख्त अंदाज में दरियाफ्त किया। आपका वाहिद खैर ख्वाह जो नहीं चाहता कि खवातीन के हाथों आप बेमौत मारे जाएं। ताबिश ने जानकर लहजे में गंभीर तासुरात संबोधते हुए जवाब दिया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ छोटे, असल बात की तरफ आओ। आई नो तुम्हें कसौटी खेलने का शौक है, बट नॉट नाउ। आजाद जिच होकर बोला। लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं यहाँ मुतवक्के हमले से आगाह कर रहा हूँ और जनाब मुझ पर ही शोला जामा गोलाबारी कर रहे हैं। ड्रामेबाज। आजाद इसके ओवर एक्टिंग पर यही बोल सका था। सुन रहे हैं आप? जी, आप ही की सुन रहा हूँ। तो मेरे वाहिद इकलौते वन एंड ओनली खैर ख्वाह बाबा ताबी, आप अपनी इस अदना से मुरीद से क्या चाहते हैं? आकर आपकी कदम बोसी करूं? आजाद जलकर इस ड्रामा कंपनी को शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन असर कहाँ होना था, वो तो चिकना घड़ा था। असूलन आपको करना तो चाहिए, बल्कि खालिस दूध में खालिस सर के गुलाब डालकर मेरे कदम धो। छोटे। इसकी गोहर अफशानियों में खलल डालते हुए आजाद ने बुलंद फहमाइशी अंदाज में टोका। अरे नहीं जनाब, मेरा मतलब है अभी तो आपको घुटनों के बल आकर खवातीन की अदालत में नदामत से झुके सर के साथ पेशी देनी है। आगे आपकी किस्मत होगी, सर कलम होगा या 100 साल की कैद बा मुशक्कत। ताबिश मजे से बोला। पिट जाओगे तुम छोटे, और यकीन करो तुम्हारी शुदा होने का लिहाज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इसकी मुसलसल टांग खींचने पर आजाद ने रोबदार अंदाज में धमकाया। ले, ये कौन सी बात है? यहाँ तो 250 ग्राम का यारू मेरी शादीशुदा होने का ख्याल नहीं करता, फिर तो आपका 1.5 किलो का हाथ है। ताबिश ने बसूरती आवाज में अपना दुखड़ा रोया। ताबिश, बड़े हो जाओ, अब तुम बच्चे नहीं रहे, 25 साल के एक शादीशुदा मर्द हो। आजाद ने जबरन इसे एहसास दिलाने की नाकाम कोशिश की। बहुत शुक्रिया, ये एकदम नई इतला दी आपने। अब जितना जल्दी हो सके ज़ौजा को लेकर घर तशरीफ ले आए, वरना इन फुलन देवियों की जानशीनों ने वहां धावा बोल दिया तो यकीन करें आपकी उम्र और शादी होने का लिहाज भी नहीं किया जाएगा। चाचू ने भी परमिशन दे दी है। ताबिश ने संजीदा आवाज में आजाद को मुकम्मल तफसीलात बमा संगीन नताइज के गोशे गुजार किया। वो कौन होता है परमिशन देने वाला? आजाद की सर्द आवाज उभरी। आपका बहनोई, जिनके आप साले लगते हैं, आपका लंगोटिया यार जिसके बगैर आपको सांस भी नहीं आती थी, आपकी पहली मोहब्बत बल्कि इश्क, जिसे खरोच आ जाए तो आपकी जान लबों पर आ जाती थी। और कुछ कहूँ या याददाश्त लौट आई है? मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा, खुदा हाफिज। जवाबन आजाद अलविदाई कलमात के साथ कॉल ड्रॉप कर गया था। ताबिश की फ़ोन कॉल को आज तीसरा दिन था और अनायना से हुई झड़प को 5वां। इस दिन की तल्ख कलामी के बाद इसका अनायना से सामना नहीं हुआ था, ना नाश्ते पर ना डिनर पर, और ना ही इसने मुलाजमीन से मालूम करने की कोशिश की थी। लेकिन आज वो इसकी अदम मौजूदगी को सोचने पर मजबूर हो गया था। वो घर होती तो एक जगह बैठती नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इधर उधर करती बड़बड़ाती अमीरों की शानो शौकत पर कसीदा कोई करती पाई जाती थी। लेकिन अब मुकम्मल सन्नाटा था, जिसका मतलब था वो घर पर मौजूद नहीं है। कहीं ये घर छोड़कर तो नहीं, अनायना दबंग जासूस है, मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। अपने उल्टे ख्याल की इसने खुद तरदीद की, और सबूत के तौर पर वो भी हाथ में हेलमेट उठाए छोटे से सफरी बैग के साथ सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होती नजर आ गई। आजाद फौरन अपनी जगह से उठा। कहाँ गई थी तुम? इसे राहदारी की तरफ मुड़ता देख इसकी जुबान से बेसाख्ता फिसला। कोई काम था?
अनायना के उठते कदम थमे। वो बैग वहीं छोड़कर सूरज से मुड़ी। नहीं, मुझे तुमसे भला क्या काम होगा, बस रैंडमली पूछा। सर्वेंट्स जानना चाह रहे थे, मतलब पूछ रहे थे कि तुम। वो खुद को छुपाने के लिए मजीद बात बनाता गया। अव्वल तुम अगर कह दोगे कि तुम खुद जाना चाह रहे थे तभी मैं बेवकूफ़ लड़कियों की तरह खुशफहमी नहीं पालने वाली। अनाइना बात काट कर चलती हुई एनिस के मुकाबले आई। दोम, तुम्हारे सर्वेंट्स मुझे जानते ही कितने हैं जो मेरी फिक्र में दुबले होंगे। एंड सोम, तुम्हारे मुलाजिम तुमसे सवाल क्या खाक करेंगे? तुम्हारे सीधे सवाल का जवाब देते तो इनकी जान लबों पर आती है। अब बताओ, कोई काम था या मैं जाऊं? लंबे सफ़र से आई हूँ, कुछ देर आराम करके मुझे जाना है। वो कलाई पर बंधी मर्दाना घड़ी में देखती हुई उजरत में बोली, कल तुम फ्री हो तो ऑफिस के बाद हम आनी और याकूत से मिलने जाएंगे। इन्हें निकाह का इल्म हो गया है, सो ठीक है। वो बिना हील हजत के मान गई थी। शॉपिंग कर ली तुमने? आज़ाद ने इसकी हुलिये को देखकर पूछा। वलीमे की तकरीब मुनक्किद नहीं की गई है हमारी, ओके। अनायना को इसका शॉपिंग वाला सवाल अजीब लगा, तभी जताते अंदाज में गोया हुई। मुझे भी मालूम है, खसूसी इत्तला की कतई ज़रूरत नहीं। वलीमे वाला ताना आज़ाद को कुछ ज़्यादा ही तीखा लगा था। फिर इसने लापरवाही से पूछा। फिर ये कि अपना हुलिया और अपनी ड्रेसिंग सेंस देखो। इस हुलिये में ले जाऊंगा मैं तुम्हें। दिमाग तुम्हारा तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गया, लेकिन तुम्हारी सोहबत का भी इतना असर मुझ पे नहीं हुआ, सो मेरा दुरुस्त है। वो उसकी ऊट पटांग ड्रेसिंग की तरफ इशारा करके तप कर बोला। क्यों? तुम्हारी आनी कंफ्यूज हो जाएंगी कि बेटा कौन है और बहू कौन सी है। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। अनायना कयूम। आज़ाद के माथे पर सलवटें पड़ी। इससे खासा खींच कर तभी अंदाज में इसका नाम मुकम्मल किया था, लेकिन मजाल है जो इस जासूस पर ज़रा भी असर पड़ा हो। फरमाए आज़ाद कमाल बड़ाइच। वो हमतन गोश हुई। अपने लिए ढंग के कपड़े कम से कम सिर्फ चंद घंटे पहनने के लिए खरीद लो, आई इंसिस्ट। आज़ाद ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। अरे जिद नहीं करने का रे बाबा, बोला ना मैं नहीं पहनती आंटी बाजी वाले कपड़े। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रही है? एक बार में समझ लेने का ना। बेजारियत से जानकर टपोरी वाले जुबान का इस्तेमाल करते हुए सामने नजर उठाई तो आज़ाद का मुंह खुला था। तेरा ढक्कन क्यों खुला है रे बाबा? आज़ाद को इसके सदमा और ज़्यादा तासुरात मजा दे रहे थे, तभी मजीद बोली। व्हाट 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 द लैंग्वेज? आज़ाद को कराहियत महसूस हुई। बोले तो जस्ट शट अप, चुप। ये फजूल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट योर बाबा। आज़ाद अजीब मुंह बनाता हुआ बोला। अनायना का बेख्तियार कहका पड़ा। वेरी फनी। कल सुबह रेडी रहना, हम साथ जाएंगे। एंड नो आर्ग्यूमेंट। वो हाथ उठाकर बोला। अनायना कंधे अचकाकर जमाई रोकती हुई वापस बैग की तरफ बढ़ी कि अकब से आज़ाद का सवाल आया। तुम थी कहाँ 4 दिन से? अब्बा की तबीयत खराब थी, उसी के पास गई थी। वो मुड़े बिना जवाब देकर बैग उठाकर वहां से निकल गई। दिलों में फिर से नई चाहतें बसा बैठे। गले मिले तो सभी रंजिशें भुला बैठे। वो जिसको प्यार का मफहूम तक नहीं मालूम, इसी के दर पे ही क्यों जानो दिल लुटा बैठे। बाबा, काश आपने अपनी कसम ना दी होती। काश ये रिश्ता ना जुड़ा होता। काश आप मुझे तन्हा छोड़कर ना जाते। काश बाबा, काश। आप मेरी ताकत थे बाबा। आप अपने राजा बेटा की ताकत थे। आपके जाने से मैं कमज़ोर हो गई हूँ। देखें कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। गलत इल्ज़ामात, गलत बयानात को अपने ही ऑफिस के छत तले अपने ही मुलाजमीन के मुंह से सुनकर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ठीक नहीं किया बाबा आपने अपनी राजा बेटा को तन्हा छोड़ के। सर्दी की यख बस्ता चांदनी रात में वो सर्द राती हवाओं का मुकाबला सीने के गिर्द दोनों बाजू लपेट कर रही थी। चेहरा आसमान की जानिब उठा हुआ था और भीगी मुतवर्रम शिकवा कना आंखें दूर आसमान की थाल में सजे जगमगाते रात की खूबसूरती को दुबाला कर रहे सितारों पर थी, और दिल अपने प्यारे बाबा से धुआंधार शिकवा कर रहा था। और शायद बाबा, आपने मेरी मोहब्बत में और अंकल ने आपकी मोहब्बत में ताबिश के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी कर दी। वो ज़िंदगी से भरपूर जिंदा दिल इंसान है, मुस्कुराने वाला, लोगों को रंजो गम फिक्र परेशानी भुलाकर खिलखिलाने पर मजबूर करने वाला शख्स है। इसे खुश रहना और रखना दोनों आता है। ही डिज़र्व द बेस्ट बाबा, नॉट लाइक मी। इसने गिर्द बाजू का हसार तंग करके आंखें मींची। घनी पलकों पर अटका मोती बेपरवाही से मुलायम रुखसार से ढलक कर रेलिंग पर शबनम की तरह ठहर गया। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस इंसान को खुश रख पाऊंगी बाबा, जिसने महज अपने बाबा की ज़ुबान और आपके वादे का पास रखने के लिए अपनी सी बड़ी उम्र की लड़की को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में फ़राग दिली से कबूल किया, बल्कि इसे खुश रखने की भी हर मुमकिन जतन करता है।
वो बड़ी एहतियात से रेलिंग पर ठहरे मोती को अपनी मखरूती उंगली के पोर पर लेकर कुर्ब से मुस्कुराई, क्योंकि इस मोती की शफाफ सतह पर भी इसे बावरा बादल का बेपरवाह दिलकश मुस्कुराता चेहरा अपना तीसरी सहर अंगेज आंखें नजर आ रही थीं। ताबिश ने कल जिस तरह आसान मगर इसी के अंदाज में इसे रवैया और लहजे की बदसूरती का एहसास दिलाया था, इससे वो हकीकतन दिल से शर्मिंदा थी। मामला जो भी था, मसला इसके साथ जो भी था, ताबिश के साथ रूड होने का इसे कोई हक नहीं था। इस हकीकत से आशना होने के बाद सारे के सारे मामले में ताबिश भी इतना ही बेकसूर था जितना कि अनाया, लेकिन इसने कभी अनाया के साथ अनाया जैसा तो नहीं किया। इसके एक गुना बराबर रवैया अपनाने की कोशिश भी नहीं की थी। अगर करता तो शायद का आगे वो आगे सोचना ही नहीं चाह रही थी। इस लापरवाह इंसान, इस खलंडर मिजाज से, इसकी शोको शरीर बातों से वो जितना चिढ़ती थी, इतनी ही आदी भी हो गई थी। इसका रवैया बदल जाए, अगर वो अपने मिजाज बदले, तो वो शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मेहरबान ही दिल को भाता था। वो कठोर हुआ तो दिल तख्ता तार पर जा लटकेगा। वो अपने दिल कैफियत से खाइफ थी, लेकिन हकीकत यही थी, वो इस बावरा बादल की आदी हो गई थी। दिल का गोशा उस कैलेंडर शख्स के नाम से आबाद हो गया था। दिल की एक नगरी में उस लापरवाह शख्स के नाम का सिक्का चलने लगा था। दिल के एक हिस्से पर उस बावरा बादल की खुशहाल सल्तनत कायम हो चुकी थी, जहां का वो बड़े तमतराक से सुल्तान बन बैठा था। एक ऐसा सुल्तान जो सबक रवि से अपनी जड़ें फैला रहा था। दिले फिरदौस में रफ्ता रफ्ता उस जग से जुदा शख्स की मोहब्बत की जड़ें मजबूत होती जा रही थी, और वो वे बस अपना लुट जाने का तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। कब, कैसे, क्यों, इसका इसे खुद इल्म नहीं था। अलबत्ता वो आज़ाद परेशान थी इन तब्दीलियों से। बेशक सर्दी का मौसम, चांदनी रात, पूरे आलम पर तनी खामोशी की दबीज चादर में सरसराती हवाओं की सरगोशी सुनना बहुत अच्छा और रोमांच होता है, लेकिन इससे सेहत भी ठीक ठाक मुतासिर होती है। वो अपनी ही सोचों के ताने बाने बुनने में लगी हुई थी जब बिल्कुल कान के करीब बहारी मुतफक्किर सरगोशी के साथ बर्फ से सर्द वजूद के गिर्द गर्म शॉल समेत दो मजबूत मर्दाना हाथों का हसार भी इसके गिर्द तंग हुआ था। इर्द गिर्द फिजाओं तेजी से घुली इसकी खुशबू और भरारी सरगोशी से धड़कनों में बर्पा होने हुई तलातुम और मदम सर्द सांसों में आई तेजी से ही वो खुद को महसूस कर गई थी कि आने वाला कौन था। तभी किस्मसा कर साइड होने लगी थी, लेकिन शायद दूसरी तरफ इसकी रजा नहीं थी। अहम, एक तो रात के दूसरे पहर सर्दी में खड़ी हैं, ऊपर से कोई मासूम बंदा अपना नरम गरम बिस्तर छोड़कर आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आप ऐसे खैर मकदम कर रही हैं। वेरी बैड मैनर्स बीवी। इसकी मखसूस बसूरती आवाज बहुत करीब से समाज से टकराई तो अनाया की जान मजीद जोखम में आई। बहुत शुक्रिया। वो पूरा जोर लगाकर इसके हसार से चादर समेत निकलकर साइड हुई। लेकिन लेकिन जहां तक मुझे याद है, ये मासूम शख्स घर नहीं थे, बाहर सड़कें नापने गए थे। फिर कहाँ का नरम गरम बिस्तर कुर्बान कर दिया आपने खिदमत कल के लिए। अपनी कैफियत पर जल्द काबू पाकर इसने चढ़ाई की। यार, एक तो आप उस्तादगिरी पर बहुत उतर आती हैं। ताबिश ने किसी आकर बालों में हाथ फेरा। और आप झूठ बड़ी आसानी और महारत से बोल देते हैं। अपने गिर्द चादर सही से लपेटते हुए वो भी दूबदू बोली। और आप लोगों की फजूलगोई से बहुत जल्द अफेक्ट हो जाती हैं। ताबिश तुर्की के बाद तुर्की बोला। अनाया की बोलती बंद हो गई। वो खामोशी से वापस आसमान में देखने लगी। ताबिश इस दानिस्ता गुरेज की कोशिश पर तासुब से सर हिला गया। कहते हैं मुसीबत जब हमारे अपनों पर आती है, तब एक मामूली कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी शेर बन जाता है। शेर बनने और होने में फ़र्क होता है, और वो फ़र्क ये है कि शेर धारना नहीं छोड़ता, चाहे जंगल की आज़ाद फ़िज़ा हो या पिंजरे की घुटनज़दा माहौल में। धारना इसकी खसूसियत है। ये निडर दहाड़ी से शेर बनाती है। वो गहरे लहजे में कहता सबक रवि से आके अनाया के बराबर खड़ा हुआ। अनाया इसके मिसाल के मफहूम समझकर लब कुचलने लगी। वैसे मेरा एक कान है, आप इस वक्त तक फाते हैं जब तक आप खुद से शिकस्त तस्लीम नहीं कर लेते, क्योंकि इंसान को इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ठीक इसी तरह जिस तरह जहर को जहर काटता है, इस तरह आपको सिर्फ और सिर्फ आप शिकस्त दे सकते हैं। ताबिश ने लहजे भर को ठहर कर इसे देखा, जो दूर आसमान के सीने पर टिमटिमा रहे सितारों में न जाने क्या तलाश कर रही थी। ये भी एक दिलचस्प बात थी कि इसकी नज़रों का मरकज़ बड़ा सा रोशन शबे फलक का बादशाह, हर निगाह का मरकज़ चांद नहीं, सैकड़ों की तादाद में हर जाने बिखरे सितारे थे। लेकिन मसला ये है कि बड़े से बड़े आकिल, बाशऊर और माफला फहम समझदार हस्ती का भी जब सामना जाहिल, तंगज़हन, दकियानूसी माशरे से होता है, तो इनकी समझदारी काफूर हो जाती है। ये जानते हुए भी कि इन कम फहम लोगों का काम महज वक्ती तस्कीन के लिए लोगों का दिल दुखाना होता है, फिर भी वो इनकी छोटी सोच को खुद पर हावी करके डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी भी एक फितरी वजह है कि 100 मुस्बत पर एक मनफी हावी है,
लेकिन यहाँ समझदारी का तकाजा ये है कि आप या तो इनके फजूलगोई पर गान ना धरें या फिर इन लफ्ज़ों से ऐसा ठोस मस्बत पहलू निकालें कि फिर 100 मनफी एक मस्बत के आगे बेदम हो। वो भी इसकी नज़रों का ताकुब में देखता अपने मिजाज के बिल्कुल बरक्स नरम मगर एक बेहतरीन रहनुमा रहबर की तरह समझाने के अंदाज में गोया हुआ। वैसे आपका क्या ख्याल है मेरे ख्याल के मुतालिक? दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी महसूस करते ताबिश ने कुछ वक्फे से पूछा। ख्याल बिलाशुबा बहुत उम्दा है। इंसान इस पर अमल पैरा हो जाए तो दुनिया की सारी खुशियां इसके गुलाम हो जाएं। लेकिन ये महज एक ख्याल है जो हकीकत से कोसों दूर है। वो मीलों दूर आसमान पर नजरें जमाई ही फीका सा मुस्कुराई। हकीकी जिंदगी में दिलशिकन रवैया, जहरीली लहजे, हकारत और अहानत भरी नजरें बर्दाश्त करना गोया जलते कोयले पर नंगे पांव चलने से ज्यादा मुश्किल है। बात जब आपके खुद को सेंच सेंच कर रखे किरदार पर आ जाए, बात जब आपके वालिदैन की आला तरबियत पर आ जाए, बात जब आपके ज़ात की बरहम पर आ जाए, तब जहर के प्याले से घटन खामोशी से सब पी जाना होता है। इसकी नजरें अब अबर पर झिलमिलाते आसमान की बजाय नीचे वीरान खामोश लॉन के नीम अंधेरे पर थीं। ताबिश खामोशी से सीने पर बाजू बांधे से सुन रहा था, जिसके लहजे में लफ्ज लफ्ज दर्द और कुर्ब से भर आया था, जिसका दर्द, जिसकी चुभन ताबिश को अपने दिल में महसूस हो रही थी। क्यों? ये एक मुअम्मा था इसके लिए। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि अव्वल तो आप मर्द हैं, मुआशरे की नज़र में मोतबर मखलूक, और दोम आपका इस तरह का हालात से सामना नहीं हुआ। इसका लहजा आपके मुस्कुराता हुआ था। हालात जेंडर देख कर नहीं आते बीवी। ताबिश के मुंह से बेसाख्ता फिसला। मतलब? अनाया इसके बेसाख्ता लहजे पर पूरी की पूरी इस जानिब घूमी। मैं कह रहा था, मेरा मानना है कि हम मर्दों से ज्यादा आप औरतें मजबूत होती हैं। खास कर आपको देखने के बाद मेरा कयास यकीन में बदल गया है, लेकिन आपने मुझे मायूस कर दिया। वो फौरन रूए सुखन मोड़ गया। अंदर चलते हैं, अब सर्दी बढ़ रही है। मजीद इस गुफ्तगू से इज्तनाब के लिए अनाया ने चादर समेट कर अंदर की जानिब कदम उठाने चाहे, लेकिन दूसरे ही कदम पर इसे अपने उठते कदम को थामना पड़ा, क्योंकि इसकी कलाई पर पुरहिद्दत आहनी गिरफ्त में आई थी। यार, इतनी देर सर्दी में फिलॉसफी की टांग तोड़ते हुए कुल्फी की मानित जमे हैं, थोड़ा तो सर्दी पर हमारा हक है ना? अनाया के सवालिया अंदाज मुड़ने पर वो आंखें पटपटा कर बोला। मसलन? अनाया को ये फारसी खाक समझ नहीं आई थी। डांस? वो 2 कदम लेकर अनाया के करीब आया। डांस? आर यू सीरियस? ठठरती सर्दी में रात के करीब 2 बजे मोहतरम की डिमांड पर अनाया को ताजुब हुआ। आई एम डैम सीरियस। इसने बड़ी बेतकल्लुफी से इसका दूसरा हाथ भी थामा। अंदाज ऐसा जिद्दी था जैसे ठान लिया तो सब इनकार मानना ही नहीं है। बट यहाँ इस विदाउट म्यूजिक में इस तरह, फिर मुझे डांस आता भी नहीं है। एंड डोंट टेल मी कि आप इस पिन ड्रॉप साइलेंस मोड में म्यूजिक ऑन करके पूरे घर वालों को नींद डिस्टर्ब करें। वो मुतहविश सी नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। इतना नहीं बोलते बीवी कि अल्फाज की बेसिरी गूंज में कुदरती म्यूजिक दब जाए। ताबिश ने अपनी कुवी लांबी उंगलियां इसके फड़ाते लबों पर सब्त की तो लबों के संग पत्तियां भी साकित हुई। महसूस करें, इन हवाओं में भी एक मधुर सुर है। ज़रूरत है तो बस महसूस करने की। और फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? लकी है खैर से। इस बावरा बादल की आवाज़ अच्छी है, मतलब गुजारे लायक है। नहायत नरमी से इसका एक हाथ अपने कंधे पर रखकर दूसरा अपने हाथ में नरमी से थामकर दूसरे हाथ से इसके गिर्द लिपटे चादर के दोनों सिरों को मिलाकर कमर पर दबाते हुए उसने एक कदम पीछे लेकर पहला स्टेप लिया। कम ऑन, जस्ट फॉलो मी। इसे फैली पुतलियों के साथ साकित खड़ा देख वो आंखों में झांककर मध्यम सरगोशियाना अंदाज में जादू करता हुआ बोला। अनाया ने ट्रांस की कैफियत में इसकी तकलीद की। जब ताबिश की भारी मगर समात में रस घोलती आवाज पर इसकी हैरत दोबारा हुई। कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जया होर दिसदा। खूबसूरत लफ्जों की साहिराना अंदाज में अदायगी के साथ 2 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे लेकर थोड़ा सा दूर करते हुए तेजी से अपने करीब खींचा। अनाया भी साख्ता मुतहविश चीज के वसी सीने से टकराई। नी तेरे जे होर दिसदा। वो इसी पोजीशन में झूमते हुए वो अब अगले अल्फाज बिल्कुल इसकी समात के करीब अदा करके जैसे इर्द गिर्द एक तस्माती फजूक है जहाँ बात कर रहा था। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा।
एक जज़ब के आलम में बोल अदा करते हुए नहायत आहिस्तगी से इसके चेहरे पर रोशन चांद को ओट में छुपाती घटाओं को कान के गिर्द अड़सा गया। अनाया इस अंगारे की मानित पर हिद्दत लम्स पर बुरी तरह काम कर कसमसाई, लेकिन कसमसाने के अलावा कुछ इसके बस में नहीं था। वो यकटक खुमारआलूद निगाहों से इसके चेहरे पर देखते मदहोश अंदाज में यूं जज्बात से चूर गाने के बोल अदा कर रहा था जैसे अपनी कैफियत की अक्कासी कर रहा हो। अनाया उसके चुंगल में फंसकर पछताई थी। ये ताबिश तो कोई और ही था जिसके हर अंदाज की बेखुदी इसकी धड़कनों की धरम भरम कर रही थी। तू मेरा मैं तेरी हुई, तेरे जया मैनू दिसदा नी कोई, तुझे एवी तैनू सीने नाल लावा नी तेरे जया होर दिसदा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, इतना काफ़ी है। इसे गोल घुमाने के लिए जैसे ही ताबिश ने इसकी कमर से हाथ उठाया वो इसी का फ़ायदा उठाती फौरन से बेचते इस तलसमाती सार से बामुश्किल बाहर निकलकर बोलती वहाँ से 9-11 हुई। नॉट फेयर बीवी, डांस तो मुकम्मल होने देना चाहिए था, पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। कुछ देर इसकी खुशबू के हिसार में खोए रहने के बाद वो मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरता बड़बड़ाया। बंदा इतने खूबसूरत डांस के लिए शुक्रिया न से ही तारीफ ही कर देता है आवाज़ की, लेकिन यहाँ तो बेमुरवती की इंतहा है। बेड पर अपनी जगह दराज होते हुए पुरशिकवा अंदाज में बेड के बिल्कुल किनारे मुंह तक कंफर्टर में गायब होते वजूद को देखकर जताना नहीं भूला था। अभी तक धक धक करते दिल पर हाथ रखे दराज अनायत के जताने पर सांस तक रोक गई, लेकिन धड़कनें कहीं मसरूर थीं। किसी के लिए खास, किसी की जानिब से खास होने का एहसास दिलाना इस दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास था। वो आज इस एहसास से दो चार होकर शार भी थी, कहीं एक खौफ भी दबा था। चलो भाई ताबिश, कदर ही नहीं कोई, इंसान झूठे मुंह नॉट बैड ही कह देता है। दूसरी जानिब मुकम्मल सकवत तारी देख ताबिश का दिल खराब हुआ। तभी वो गुस्से से बेड हिलाने के अंदाज में कंफर्टर खींच के दूसरी जानिब करवट बदल गया। इसके नरूठे अंदाज पर अनाया का मसरूर दिल बुला होने लगा। क्या होगा अगर वो 2 लफ्ज ज़ाया कर देगी तो? कुछ वक्फे के बाद इसने दिल के हाथों मजबूर दिल इशारत कर ली। सुने। दिल में जिंदा मोहम सी उम्मीद के दामन को थामे अंग अंग हिस्से समाज की जिम्मेदारी सौंपे वो मुंतजिर था। जब पश्च से उभरी मीठी पुकार पर करवट लेते हुए बेख्तियार खुशी से उछलकर मुंह में आए दिल के हमरा मुड़ा। पुरशौक नजरें सीधा इसकी पश्च से टकराईं, क्योंकि अनाया का चेहरा हनूस मुखालिफ सिम था। आई वॉज रॉन्ग, आप इतने भी खलंडर नहीं हैं, थोड़े थोड़े समझदार भी हैं, जिसे आप शो नहीं करना चाहते। मदम हिचकिचाती आवाज़ पर हौले से मुस्कुराते हुए ताबिश ने मुकम्मल इसकी जानिब करवट ली। सुने। कुछ वक्फे से नहायत करीब से उभरी भारी गंभीर पुकार पर अनाया की तेज धड़कन न सिर्फ दुबाला हुई, बल्कि वो बिरा इरादा ही की जानिब करवट ले चुकी थी। नजरें मकनातीसी नजरों से टकराई तो इसे खुद मनो बोझ तले आई पलकों को झुकाना पड़ा। आई वॉज ऑलवेज राइट, आप इतने भी खड़ूस नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी स्वीट भी हैं, जिसे आप जाहिर नहीं करना चाहती। वो नजरें इसके खजल चेहरे पर टिकाता कुछ रद्दो बदल के साथ इसी के अल्फाज इसको लौटाता दिलकशी से मुस्कुराता इसकी झुकी पलकों की लर्जिश और रुखसारों की लाली में खतीर इजाफा कर गया था। वो बिना पलकें उठाए पलकों को खफीफ जंबिश देकर वापस मुखालिफ से करवट लेने को थी। सुने। इसी जज्बात की हिद्दत से पुर आवाज में इसे नजरें उठानी पड़ी। अपना हाथ दें। अपनी चौड़ी हथेली आगे करके वो अब इसका मुंतजिर था। जी। अनाया पूरी की पूरी आंखें खोलकर इस जानिब मुड़ी। क्या ये शख्स कोई नशा वशा करके आया था जो सारी गैर मामूली हरकत और डिमांड कर रहा था? हाथ मांगा है, कोई हक नहीं मांग लिया यार, हद है। ताबिश फैली पुतलियों में झांकता रवानी में बोला। सोच समझ कर बोला करें। अनाया ने घूरी डाली। सोचने में कौन वक्त जाया करे। ताबिश लापरवाही से कहता इसका हाथ खुद ही थाम गया था, घूरी और मज़ाहिमत की चंदा परवाह किए बगैर। मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप अपने लिए लड़ेंगी, इस तरह जिस तरह आप अफनान और बाकी सबके लिए डट जाती हैं। बिकॉज यू आर फाइटर बीवी, डोंट फॉरगेट। इसके नरम हाथ को अपने हाथ में नरमी से दबाकर कुछ वक्फे से वो यकसर मुख्तलिफ टोन में बोला। अनाया जो हाथ खींच रही थी खुद ब खुद इसकी मज़ाहिमत थम गई और वो खामोश नजरों से इसका पुरकशिश चेहरा देखने लगी। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से बराबर ना होना बीवी, फिर कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। अलबत्ता एक तरफा जिदोजहद से इंसान थककर निढाल हो जाता है। गुड नाइट। वो नरम से लहजे में कहकर इसका हाथ थामे ही आंखें मूंद गया था। अनाया कितनी ही देर इसकी बंद आंखें खड़ी नाक फराग पेशानियां नाभि लब नक्श को तकती रह गई थी। जहन में इसके अल्फाज गूंज रहे थे। वो अब भी हैरान थी, शख्स था क्या? कभी समंदर की तरह पुरशोर मचाती मौज, तो कभी तय में दबे सदियों पुराने राज। यू आर राइट बाबा, हम मिजाज हम ख्याल होना ज़रूरी नहीं होता, एक दूसरे का एहसास होना ज़रूरी होता है।
और वो शख्स अपने तमाम तर बेपरवाहियों के बावजूद इस फन में कमाल हासिल रख करता था। आखिर आज इसने दिल के एतराफ़ को दबाने के बजाय लबों से एतराफ़ कर लिया था। लबों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। इस अपने आप को उलझा देखकर वो चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मासूमियत तारी करके सो गया था। अनाया का हाथ अनूज इसके हाथ में कायद था, जिसे वो आज़ाद कराने की हल्की सी भी कोशिश किए बगैर मदहम मुस्कुराहट लबों पर सजाकर आंखें मूंद गई थी। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सुबह के 8 बजे याकूत उंगलियां मरोड़ते हुए नर्वस अंदाज में नेक्सी में देख जुल्लू रैन जितना हैरान होता काम था। मैं मैं तुम्हें वो घनेरी पलकों में उठाकर कुछ कहते हुए मुतहव्विज से कोई इशारा भी दे रही थी, लेकिन जुल्लू रैन इसके मन मिनाने पर ही मुश्तइल हो गया था। कितनी बार कहा है मेरे आगे लफ्जों को तरतीब से तरीके से जोड़कर बोलो, इस तरह चिकना चूर करके नहीं। अब बताओ यहाँ क्या कर रही हो? अभी तो यूनी का वक्त भी नहीं हुआ। वो बड़े तहमुल से ठहर ठहर कर समझाने के अंदाज में बोला। वो आनी, मैं इसे लेकर आई हूँ यहाँ। क्यों मियाँ? तुम दोनों का मेरी समझ में नहीं आता। इसे डरने से फुर्सत नहीं तो तुम्हें तस्वीरों में रंग भरने से फुर्सत नहीं। गजब खुदा का, ये कौन सी रविश अपनाई हुई है मेरे घर के शादीशुदा जोड़ों ने? किसी को कोई कल ही ठीक नहीं। याकूत की पच से नहायत जाहो जलाल सुर्ख चेहरे के साथ जुलेखा बेगम गोलाबारी करती हुई सामने आई थी। इन्हें इस तरह सामने देख जुल्लू रैन से ही बौखलाया था। खुद याकूत भीगी बिल्ली बनकर साइड हो गई थी। अब इसके सरताज के सारे कल जो ठीक कर रही थी आनी साहिबा। नहीं मियाँ, तुम लोगों ने दुनिया का कोई अनोखा तरीन काम किया है। अजीब है, शादीशुदा जोड़े हो तुम लोग। अब ये संभालो अपनी बीवी। अब मैं नहीं रखने वाली तुम्हारी बीवी को, कम से कम तब तक जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। मजाक बनाकर रख दिया शादी को। जुलेखा बेगम इस आतिफिशा मूड में कहने के साथ याकूत का हाथ थामकर बौखलाए खड़े जुल्लू रैन के हाथ में थमा चुकी थी। भाई, आप जानना चाहती हैं ना औजार कौन है? वो दिलबर बाई के मुकाबिल करूफर से बैठकर शातराना मुस्कुराहट के हमरा पुरस्कार अंदाज में बोला। कौन? इसके अंदाज पर हुक्के की कश ले रही दिलबर बाई फौरन किसी माहिर शिकारी की तरह बर्क सी तेजी से अलर्ट हुई, जैसे अभी मालूम होगा और वो दबोच लेगी। तेरा एकदम निशाना पर लगने पर ज़ियाद ने तीर एकदम निशाने पर लगने पर ज़ियाद ने शातराना नजरें तिरछी करके पहलू में बैठी अपने बाप को देखा, जिसके माथे पर पुरसोच की लकीरें नुमाया थीं, जैसे अपने औलाद की शैतानी दिमाग की नई साजिश समझने की सही कर रहा हो। मुंह में दही जमा लिया है क्या? बकता क्यों नहीं? कौन है वो, ताकि अभी से बाई से टकराने का अंजाम लाश के ढेर में बैठकर समझाऊं। ज़ियाद को खामोश देखकर बाई गरजी। है 100% आपको खुद मालूम करना होगा, बाकी 90% की गारंटी मेरी है। ज़ियाद बड़ाइच भी दिलबर बाई की खून का खून था। आग में हौले हौले घी डालकर शोला भड़काना खूब जानता था। कसौटी मत खेलो छोटे, और बस इसका नाम बताओ। बाई किसी नागन की तरह बल खाकर फनकारती हुई इसके सामने आई। दोनों बाप बेटे बर्क रफ्तार से नशिस्त छोड़कर खड़े हुए। बाई, ये बस दिल लगी कर रहा है, आप ध्यान न दें। आप इलेक्शन का बताएं, आगे क्या करना है? जमाल वड़ाइच का जलाल ऊद आने से पहले ही आज जाना बोला। तो समझाओ अपने सबूत को जमाल, के बाई के साथ मस्करी का मतलब हुआ मौत को गले लगाना। वो बेनियाजी से मकरू अंदाज में मुस्कुराते हुए बाप और बाई को देख रहे ज़ियाद को देखकर अजली सफाकियत से चीखी। मौत का खेल तो आप खेलने जा रही हैं बाई, महज इस औजार नामी रात के अंधेरे में वार करके बेल में छुप जाने वाले चूहे को दबोचने के लिए। मैं तो बस आपको इससे आसान और सूदमंद और 100% करामत रास्ता बताने आया था, जिससे औजार सल के बल आपके कदमों में आकर नाक रगड़ेगा। ज़ियाद पॉकेट में हाथ अड़सता दीवार पर चश्मा पेंटिंग्स का जायजा लेता पुरसकून अंदाज में बोला। जानता था लोहा किस तरह गर्म करना है और कब हथौड़ा मारना है। मतलब क्या है तुम्हारा छोरे? भाई दंदनाती हुई इसके सर पर पहुंची। वो एक मंजी हुई खिलाड़ी थी, लहजे की जुबान और काम का बंदा वो एक झलक में पहचान जाती थी, और ज़ियाद की जुर्रत ही बता रही थी ये कुछ तो है। अगले हफ्ते का आपका जो भी प्लान है औजार को जाल में फंसाने का, इसका कोई बैकअप प्लान है आपके पास? अगर पासा उल्टा पड़ गया तो? बाई का पासा कभी उल्टा नहीं पड़ता। अगर पड़ गया तो? ज़ियाद ने तो पर जोर डालकर बाई को देखा, जिस पे माथे पर सोच की सिलवटें पड़ी थीं। फिर इसने जरा सा गर्दन मोड़कर पीछे बाप को देखा, जो अब बिल्कुल खामोश बेटे की चाल समझने की कोशिश कर रहा था। भाई, बेशक आपके दुश्मनों की कमी नहीं, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आपके रास्ते की धूल तक उठाकर इधर से उधर करते, कजा के आपके माल से भरी ट्रक को पुलिस हेडक्वार्टर्स में ले जाकर खड़ा करना।
तो सोचें, ऐसा कौन दुश्मन होगा जो आपकी बर्बादी के लिए खुद को बर्बाद कर देने की जरूरत रखता हो, या फिर कोई ऐसा जिसे आपने पहले ही बर्बाद कर दिया हो। जियाद बड़ी चालाकी से एक एक दाव खेलकर मुद्दे की तरफ आ रहा था। ऐसे तो बहुत से हैं, एक बार जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है वो बर्बादों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। अपने बाप को देख लो, हा 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 हा। जमाल वड़ाइच की तरफ इशारा करते हुए बाई का बुलंद कहका काफी ऊंचा गूंजा था, जिसमें जियाद का कहका भी शामिल था। जमाल वड़ाइच लब भेज कर नजरें झुका गया। सो तो है, लेकिन इन बहुत सो में इतना तेल नहीं जितना इन दोनों में है। और आप अगर इन दोनों की जिंदगी का दिया गुल करना चाहती हैं तो बस एक बुलबुल को उठाकर अपने कोठे के पिंजरे की जीनत बनाना होगा आपको। बुलबुल वैसे ही क़यामत है, 7-2 शेर आपके पिंजरे में और बिना खेल खेले आप फाते। जियाद पूरी स्टार मुस्कुराहट के हमरा घटियापन से आंख दबाकर बोला। कौन दोनों और कौन बुलबुल? भाई से पहले जमाल वड़ाई का माथा ठनका। आपके खासिब भाई का सपोला जात कमाल वड़ाइच और इसका यार जुल्लू रैन राहत, और इन दोनों शेरों की जान वो बुलबुल याकूत आपकी भतीजी। जियाद के अल्फाज जमाल वड़ाइच पर बम की तरह गिरे थे। याकूत? सफ़ेद पड़ते चेहरे और सुन जहन के साथ इन्होंने अपने इंसान की शक्ल में हैवान बेटे को धुंधली नजरों से देखा, जो इनसे 4 कदम आगे था। मतलब अब वो महज अजहार और जुल्लू रैन से बदला लेने के लिए अपने खून को कोठे की जीनत जमाल वड़ाइच की समाज साएं करने लगी थी, जबकि वो मजीद तफसील में जाकर भरपूर अपनी गंदी जहनीत का सबूत देता भाई को यकीन दिला रहा था कि औजार इन दोनों में से ही कोई एक है, क्योंकि दोनों ही शाहीना बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अभी दोनों ही पब्लिक में एक परफेक्ट इमेज लेकर उभरे हैं। करोड़ों में इनके फैंस हैं, किसी का शक इन पर नहीं जाएगा। और याकूत को काबू करने से बड़ी आसानी से दोनों भाई के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगेंगे। मैं मानता हूँ मैं दुनिया का घटिया तरीन इंसान हूँ, मेरे खून को इंसानियत की फहरिस्त से खारिज गिरा हुआ हैवान ही होना था, लेकिन इतना गिर जाओगे तुम जियाद कि अपने खानदान की लड़की को कोठे। छी! दुख से कहते हुए जमाल वड़ाइच ने हकारत से अपनी औलाद की जहनीत पर थूका था, जिसने शैतान को भी मात दे दी थी। वो लोग घर आ चुके थे और जमाल वड़ाइच के ज़मीर ने मुसलसल इन्हें कचकोले लगाकर अदमुआ कर दिया था। शायद 1.5 साल की उम्र में इन्होंने अपने वफात के लिए इस मासूम से सुनहरी आंखों वाली गुड़िया को बाप जैसे घना सायादार शजर और 3 साल की उम्र में माँ के मेहरबान आंचल से महरूम कर दिया था। और आज इनका बेटा अपने खुद साख्ता काम के लिए इसकी इज्जत, इसके आगे इनकी रगें फटने लगी थीं। रहने दें डैड, गैरत का गीत आपकी जुबान पर सूट नहीं करता, जिसके खुद के हाथ अपने सगे भाई भावच के खून से रंगे हों। वो भाप की दुख की परवाह किए बगैर तो नफर भरे अंदाज में बदतमीजी से बोला। ठीक कहते हो तुम, लेकिन जो तुम करना चाह रहे हो वो भी मेरे जीते जी मुमकिन नहीं। यकायक जमाल वड़ाइच का अजली जलाल कूद आया था। वो हलक के बल चीखे। कोई नहीं, मरने के बाद तो मुमकिन है ना। वो कमीनगी से मुस्कुराया। जियाद! जमाल वड़ाइच की सदमे से चीख निकली। याद रखें डैड, बचपन से दोनों ने मुझे डिग्रेड किया है। इन्हें तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। जो इस राह में आएगा मजबूरन इसे हटाना पड़ेगा, ख्वाह वो मेरा बाप ही क्यों। चटाख! जियाद की घटियापन पर इंतहा पर था जब जमाल वड़ाइच का हाथ उठा। पूरे वड़ाइच मेंशन ने जनादेदार थप्पड़ की गूंज सुनी थी, लेकिन काश ये थप्पड़ की गूंज कम से कम 10-12 साल कबल गूंजती तो आज ये दरो दीवार आने वाली तबाही की आहटें ना महसूस कर रहे होते। सांप का बच्चा हूँ, डसना मेरी विरासत है। अगर शुरुआत आपसे करनी पड़ी तो मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इलेक्शन का दौर है, कोई शक भी नहीं करेगा। वो उल्टे हाथ से गाल सहलाता सुर्ख चेहरा और फूलती सांसों के हमरा खुद को गमो गुस्से से घूर रहे बाप की आंखों में देखकर सफाकियत से मुस्कुराया। अपने बाप को धमकी दे रहे हो ना हंजार? ऐसा ही समझ लें। फिर ठीक है, इलेक्शन और सारी मुसलिहत गई भाड़ में। अब मैं खुद जाकर इकबाल जुर्म करूंगा, ताकि मेरी लालच और हिमाकत से शुरू हुई बर्बादी की दास्तान नस्ल दर नस्ल दर्ज होने से बच जाए। बरसों में जो फैसला नहीं हुआ वो एक पल में जमाल वड़ाइच ने कर लिया था। गलती भी मत करना डैड। जियाद ने फौरन जहालत से बाप का बाजू थामकर अपनी तरफ घुमाया, वरना बहुत भारी पड़ेगा। झटके से बाजू छोड़कर घुराता वो धप-धप करता वहां से निकल गया। पीछे जमाल वड़ाइच मनोमन मट्टी तले दबते चले गए थे। जुर्म की स्याही से स्याह दिल के किसी हिस्से से बरसों से दामद के एक जख्म खून रस्सा रहा था, लेकिन आज इनका अपना खून इस जख्म को बुरी तरह नोट खसोट कर इन्हीं की नजरों में इतना नीचे गिरा चुका था कि जमीन पर रेंगने वाले हकीर कीड़े भी आज जमाल वड़ाइच को खुद से बेहतर बल्कि मोतबर लग रहे थे। समंदर के सीने को चीर कर अपने अंदर
ढेरों तबाही लिए। जिस तरह तूफान उमड़ता है, इसी तरह पसीने में तितर बितर जमाल बड़ाई सीने के बाएं जानिब से दर्द की एक तेज लहर उठी थी, जो पलक झपकते पूरे जिस्म में इसी तेजी से सरायत कर गई कि किसी को मदद के लिए पुकारना तो दूर, कना लबों से कराह तक न निकल सकी थी। अलबत्ता निदामत और उम्र भर के खसारे की अलामत गरम गरम स्याल कनपटी भिगोता गया था। मकाफात। फड़फड़ाते लबों पर कुट भरी मुस्कुराहट और दर्द से सुर्खनाम आंखों में इस मासूम सी सुनहरी आंखों वाली गुड़िया की शबीह लिए वो शिद्दत दर्द को बर्दाश्त करता आंखें मूंद गया था। बट भाभी, मालूम तो हो मामला क्या है, मुझसे क्या गलती हुई है? आप आराम से बैठकर बताएं प्लीज। जुल्लुरैन याकूत को साइड पर खड़ा कर दो धारी तलवार बनी जुलेखा बेगम को शांत करने के लिए तेज तेज बोला, क्योंकि जुलेखा बेगम दरमियान में वक्फा ना लेने के बराबर ले रही थी और वो इनकी कदर इस कदर मुश्तिल अंदाज से गुफ्तगू की वजह समझने से कासिर था, लेकिन वो इतनी आसानी से शांत होने वाली थी नहीं। नहीं भाई, गलती तुम लोगों से नहीं बल्कि हम लोगों से हुई है, जो हमने तुम लोगों की शादियां भी करवा दी और ढील भी दे दी, जिसका तुम लोग भरपूर फायदा उठाते हो, मनमानियों पर उतर आए हो। लेकिन अब बस, अब नहीं चलेगी तुम दो लोगों की मनमानियां। वो हाथ छुड़ाकर दोबारा धुआंधार गोलाबारी शुरू कर चुकी थी। जुलेखा बेगम के डबट कर कलाई पकड़ कर इनेक्सी में लेकर आने पर वैसे ही याकूत की जान लबों पर आ गई थी। अब बबर शेर की भी दुर्गत बनती देख वो सदा सहम कर बिल्कुल ही जुल्लुरैन की चौड़ी पश्त पर जा चुकी थी। आज तो मुशफिक नरम को आनी के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। लग ही नहीं रहा था ये वही नरम दिल आनी है, बल्कि ये तो कोई और ही खातून मालूम हो रही थी, जालिम आनी और जल्लाद भाभी वाले जलाली रूप में। एक वो शादीशुदा जोड़े होते हैं जिनके हाव भाव देखकर अंधे को भी नजर आ जाता है कि नई शादीशुदा जोड़ी है, और एक हमारे घर के नमूने हैं जिन्हें देखकर यूं लगता है जैसे बाल बच्चों की शादियों से फरागत हासिल करके एक दूसरे से बेदार बैठे हैं। मैं पूछती हूँ, राहत हाउस की फिजाओं की तासीर है या तुम लोगों के कल ही ठीक नहीं है? इन्होंने नजरें झुकाए खड़े देवर को झाड़ा। ना चेहरे पर खुशी, ना लबों पर हंसी, ना घूमने फिरने एक दूसरे के संग वक्त बिताने की ख्वाहिशें, ना अतरंगी शौक बहाने, ना साज सिंगार। ये सर झाड़ मुंह भर घूमती है और तुम टोकना तो दूर, कनाई से कुछ कहना तक गवारा नहीं करते। वो गुस्से से फूं फां करती हुई घूमकर याकूत के करीब आई और इसकी सूनी कलाई पर नजर जाते ही इसका सवा नेज़े पर पहुंचा गुस्सा का बादल न सिर्फ फटा बल्कि इसका कसूर भी मुसव्विर साहब के खाते में बेधड़क डाल दिया गया। याकूत डर के मारे जुल्लुरैन का बाजू थाम गई। खुद बेचारे मुसव्विर की मुंह से जुबान गायब थी। वो भी मुजरिम की तरह नजरें झुकाए सुन रहा था। आखिरी बार कह रही हूँ, तुम लोगों से आज के बाद अगर ये मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार नजर नहीं आई या तुम दोनों का बर्ताव शादीशुदा खुशहाल जोड़ों वाला मुझे नहीं लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्होंने बाज़ाब्ता उंगली उठाकर दोनों को वार्न किया। दोनों फौरन बैल की तरह सर हिला गए। और जब तक तुम लोगों में आम शादीशुदा कपल्स वाली बात मुझे नजर नहीं आती तब तक तुम लोग मुझे जालिम कहो या जल्लाद, लेकिन तुम लोग यहीं पकाओगे यहीं खाओगे। इन्होंने पलटकर बड़ी कठोरता का सबूत देते हुए एक नई शर्त दोनों के समाज पर खुद कुछ बम की तरह गिराई। पर भाभी, बीबी, अब यहाँ रहो और अपने शौहर की खिदमत करो। और मियाँ, इसे कुकिंग नहीं आती, तुम इसकी या तो अच्छे से शौहर की तरह मदद किया करो या इसके तजर्बात की नज़र हो जाओ। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। इन्होंने इसी जाहो जलाली अंदाज में कता कलाम करके जुल्लुरैन याकूत दोनों के एतराज़ को अपनी मौत आप मार दिया था। अभी तो वो दोनों ऑफिस जा रहे हैं, आने दो इन्हें, इनकी भी एक क्लास लेती हूँ। मेरे घर में बहुत मनमानियाँ चल गई इन लोगों की, अब मजीद नहीं। मेरा घर है कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं जहाँ एक से बढ़कर एक अफसाना बन रहा है। चचा भतीजा एक ही साथ, इंसान को एक तो ठीक होगा कि दूसरे को इसकी मिसाल देकर राह रास्त पर लाया जाए, लेकिन यहाँ तो सारे ही सारे एक खेत की मूली हैं। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो बावाज़े बुलंद ताबिश और अनाया की मुतवक्के शामत का ऐलान करती वॉकआउट कर गई थी। वो दोनों इनके कदमों की दूर होने तक वैसे ही एक दूसरे से जुड़े खड़े थे, जैसे अभी जुलेखा बेगम आकर वापस सब तबीयत साफ कर जाएंगी। मैंने आने को कुछ नहीं कहा। जुल्लुरैन को अपनी जानिब घूमने पर इसने फौरन सफाई दी, कहीं सारा मलबा इसके सर न डाल दिया जाए। अलबत्ता हौले हौले लड़स रहा नाजुक सा गुलाबी हाथ अब भी इसके मजबूत बाजू पर था। तुम्हें यूं नहीं जाना होगा, जाओ तैयार हो जाओ, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। जब तक यहाँ वक्त ज़रूरत के लिए मैं कुछ स्टॉक रखता हूँ, सो मसला नहीं। अभी भाभी गुस्से हैं, शाम तक गुस्सा उतर जाएगा तो बात करेंगे। वो इसकी सफाई को इग्नोर करता कुछ सोच अंदाज में बोला, लेकिन आप कैसे? याकूत से ओपन किचन की तरफ बढ़ता देख हिचकिचाई। कम अज़ कम मुझे तुम्हारे तजर्बात के नज़र होने का ना कोई शौक़ है और ना ही ज़रूरत। खैर से मेरी कुकिंग काफ़ी अच्छी है। वो फ्रिज खोलकर कुछ हल्का फुल्का बनाने के लिए मतलूबा अशिया स्लैब पर रखते हुए न चाहते हुए भी इसे शर्मिंदा कर चुका था। बट मैं सीख लूँगी ना?
याकूत उंगलियां चटखाते शर्मिंदा शर्मिंदा सी नजरें झुकाकर बोली, मुझे असद ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम्हारे सीखने तक का इंतज़ार मुश्किल है। वो किसी माहिर शेफ की तरह एप्रन पहनकर सिंक से टमाटर धोकर बड़ी महारत से तेज से टमाटर चॉप करता हुआ मसरूफ सा बोला, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। वो कुछ देर शर्मिंदगी से लब कुचलते रहने के बाद सबक रवि से स्लैब के करीब आई। अपने घर में पहला दिन और नाश्ता शौहर बना रहा हो, बीवी फुहड़ की तरह खड़ी इसके ऊपर घड़ों पानी पड़ा था। अभी तुम जल्दी से यूनी के लिए तैयार हो जाओ तो ये मेरी सबसे बड़ी मदद होगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। एक तो समझ नहीं आ रहा अचानक से भाभी इस कदर टची क्यों हो रही हैं। छुरी छोड़कर मुतफक्किर अंदाज में इसने बुलंद खुद कलामी की। खुद याकूत की सुई भी अभी यहीं अटकी थी कि आखिर जुलेखा बेगम के अंदर डाकू हसीना की रूह कैसे घुसी, जो तलवार बुलंद के बस सर कलम करने को कोशा है। इसके पीछे भी एक हसीन राज पोशीदा है। खनकती शरीर आवाज पर दोनों चौंकट दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुए, जहां नॉन स्टॉप आरजू साहिबा का कॉलेज यूनिफॉर्म में कमर पर हाथ जमाए अपने छोटे से कद के साथ खड़ी आंखें पटपटा रही थी। लेकिन फिलहाल के लिए मम्मा का ऑर्डर है कि अपिया को जो विंटर शॉपिंग करनी थी वो आप आज ही इन्हें ले जाकर करवा लें, वरना मम्मा से कोई बईद नहीं कि वह भी नेक्सी पर हुक्म अदोली पर जंगी मिसाइल छोड़ दें। पैगाम रसाई के बाद आरजू ने कंधे अचकाए। अच्छा चलती हूँ, अभी अभी तो आप लोगों की तवाज़े हुई है, ऐसे में अपनी तवाज़े करवाना इखलाकन दुरुस्त नहीं, वरना अपनी अपिया के ससुराल और चाचू के घर में मेहमान नवाजी पर पूरा हक था मेरा। लेकिन कोई नहीं, आरजू खुद ही सवाल करके आप ही जवाब देती, हाथ हिलाती हुई जिस तरह आई थी इसी तरह दोनों को हैरान परेशान छोड़कर छलावे की तरह गायब हुई। तुम्हें विंटर शॉपिंग करनी है? जुल्लू रैन का रुख इसकी तरफ था। नहीं तो? इसे जोरों शोर से नफी में सर हिलाया। यूनी से वापसी पर चलेंगे, मैं मजीद भाभी की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अपना फैसला सुनाता वापस बर्नर की तरफ मुतवज्जे हुआ, जिसका मतलब था वो यहाँ से कूच करे। याकूत एक रूहानी नजर इसकी चौड़ी पश्त पर डाल के भरे दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाते हुए वहां से डोर तक आने के बाद दिल के हाथों मजबूर रोनी सूरत बनाकर इस्तादा हो गई। वैसे भी कौन सा वो किचन शेफ थी जो मुसव्विर को परे हटाकर हुनर आती। इसे रोना आने लगा अपनी नाअहली पर। हेल्प करनी है मेरी? बिना मुड़े भी इसकी मौजूदगी महसूस करके वो मसरूफ ही पूछ रहा था। शायद मोहतरमा के रम्ज से वाकिफ होने की वजह से समझ गया था कि अब जनाबा क्या शुगल फरमाएंगी। जी। वो तेजी से खुश होती इसके करीब आई। जब तक मैं ये ऑमलेट बना रहा हूँ तुम अपने हिस्से का आटा गूंद लो, वहाँ उस डब्बे में है, डब्बे पर चिट लगी है। इसने दूसरी जानिब अपर कैबिनेट की तरफ इशारा किया। जी ठीक। वो पुरजोर सी सेल्फी तरफ बढ़ी। इसके लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि जुल्लू रैन इसकी हेल्प के लिए लेने के लिए राजी हो गया था। मतलब वो इसे फुहड़ नहीं समझता था। अव्वल तो मासी के काम करने के ढंग को जहन में रखते हुए गले में झूल रहा दुपट्टा कमर के गिर लपेट कर यूं कसकर बांधा गया, गोया पराठे के लिए आटा गूंदने नहीं बल्कि जंग लड़ने आई हो। फिर बिना लंबे चौड़े मुसव्विर की मदद लेने की जहमत के खुद अचक कर शहर से आटा लेने का डब्बा निकालते हुए बेहद मसरूर थी। हैरत अंगेज तौर पर वो बबर शेर की मौजूदगी इसकी वहशत तक फरामोश कर गई थी। इसके बाद जुलेखा बेगम के किचन के अंदाज को याद करते हुए बड़े चाव से 2 कटोरा भर भर के आटा बड़े से कटोरे में डाला और जुलेखा बेगम की हिदायत को ध्यान में रखते हुए इसी जोशो खरोश के साथ पानी से भरा कांच का जग उठाने से पहले दोनों हाथों से चेहरे की तरह नागन की तरह झूल रहे आवारा लटों को कान के पीछे अड़सा। फिर पंखड़ी से नाजुक गुलाबी लबों पर सिकंदर आजम की आधी दुनिया फतह करने के बाद वाली मुस्कुराहट और सुनहरी आंखों में बादशाह गगन आफ्ताब को चैलेंज करने वाली चमक लिए ये उठाया जग और ये गई भैंस पानी में, बल्कि समंदर में, और हो गया आटे के साथ जोश का भी सत्यानाश। ये क्या हो गया मुझसे? वो पराठे के आटे को खीर बना देख चीखी। क्या हुआ? इसके रूहानी अंदाज पर चीखने पर अपने काम में मगन जुल्लू रैन चौंक कर इस जानिब मुतवज्जे हुआ और फिर राहत हाउस की दरो दीवार ने शायद 17-18 साल बाद जुल्लू रैन राहत का कहका पूरे होशो आवाज में सुना था। वो इतना हंसा, इस कदर दिल खोल कर हंसा, इसकी हमा वक्त स्पाट रहने वाली आंखें पानियों से भर गईं। 2 कटोरा आटे में 2 गिलास पानी डालकर हड़बड़ी में पूरा का पूरा आटा खुद पर गिरा चुकी हर इंसान याकूत बबर शेर को जिंदगी में पहली बार इस कदर बुलंद बांग कहका लगाता देख जैसे पत्थर की हो गई थी। ये क्या किया लड़की तुमने? वो हिस्से हवन्ना खड़ा देख अपने कहका का गला घोटता हुआ इसके करीब आया, जो न सिर्फ अपनी कमर से नीचे तलवों तक कच्चे आटे में नहाई हुई थी बल्कि खुश्क आटा इसके गाल और बाल भी ठीक ठाक
ख़राब कर गया था। शायद आटा निकालते हुए मोहतरमा ने मारे खुशी से इस हाथ का इस्तेमाल नरम रुखसार से आवारा लटों को हटाने के लिए किया था। वो इसी तरह कमर पर दुपट्टा, गाल और बाल पर सफ़ेद आटा और बदन पर गीला आटा लगाए सदमा ज़दा सी खड़ी अखीर मज़ाहिया लग रही थी। ज़ुल्फ़े रैन का एक बार फिर कहका गूंजा, आप मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? आनी ऐसी ही करती हैं, लेकिन इनके साथ ये सब। याकूत इसके दोबारा हंसने पर समझ गई थी ये बबर शेर इसकी हालत पर कहका लगा रहा था। तभी रूहान सी हुई, देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन सीधा हुनर आजमाने पर कमर बस्ता हो जाना हिमाकत है, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक हैमक लड़की हो। वो इसके रोनी शक्ल बनाने पर संजीदगी से कहता इसके करीब आया, मैं कर लूँगी। इसे अपनी तरफ बढ़ता देख वो बुरी तरह से बुखलाकर पीछे हुई, लेकिन पीछे स्लैब से कमर लगने पर खौफ से आंखें मीच गई। तुम कितना कर सकती हो अंदाज़ा है मुझे। जिजाते भारी अंदाज में कहकर अपने एप्रन से टॉवल निकालकर नहायत एहतियात से इसके दोनों गाल से आटा साफ किया, फिर बालों में हौले से फूंक मारी। प्लीज़ मैं बात ले लूँगी। याकूत इसके सांसों से झुलसते चेहरे पर लब भींचकर उखड़ी सांसों के हमरा हकलाई। इस शख्स की दूरी जितनी जानलेवा थी, कुर्ब इससे कई गुना ज़्यादा सुहाने रू था। आटा बाद के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो इसके नकूश में घुली सुर्खियां, चुलमन सी पलकों पर तारी लर्जा, सांसों की बेतरतीबी और धड़कनों की बुलंद धड़ की मधुर सुर को साफ अपनी समात में उतरता महसूस कर इसकी नाजुक जान पर रहम खाता हुआ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 कदम पीछे हुआ। अब इस नाजुक जान पर सितम ढाता भी तो कितना, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही अपनी मनमानियों पर उतरा जिद्दी दिल, कुछ और इस फरेब दिलकश दिल मोह लेने वाले मोतबिर और मलकूती मंजर देखने का ख्वां था, लेकिन मुकाबिल की नाजुक मिजाजी इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। अब तुम अपने कदमों पर जाओगी या मैं जा रही हूँ? याकूत सर पर पैर रखकर वहां से 9 तो 11 हुई। अहमक लड़की, दावे इतने बड़े बड़े, दिल चिड़िया से भी छोटा। वो इसकी फुर्ती पर तासुब से सर हिला गया। आटा पराठे के लिए तैयार करना था, मीठे गुलगुले के लिए नहीं। लेकिन यहाँ तो मीठे गुलगुले के लिए भी आटा नहीं बचा। खाली बॉल उठाकर सींक में डालते हुए वो बड़बड़ाया, एक दिन में, बल्कि 1 घंटे में मेरे किचन का नक्शा बदल दिया। और भाभी चाहती हैं कि किचन का हशर देख ज़ुल्लू रैन की नफासत पसंद तबीयत बिलबिला उठी थी। जोजा की मेहरबानी को अब वो कह भी क्या सकता था। खामोशी से सफाई में जुट गया। 1 घंटे में ये दुर्गत थी, आगे अल्लाह ही मुहाफिज था।